अब ये जो चैप्टर नंबर 11 है ना, ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, इसका जितना भी प्रमेय है पूरा प्रमेय हम लोग एक जगह पढ़ेंगे। सबसे पहले थेल्स प्रमेय पढ़ लिए। अब थेल्स प्रमेय का विलोम यानी कि जस्ट उसका उल्टा प्रमेय, दो प्रमेय हुआ। एक अपने को पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है और दो अलग से और प्रमेय पढ़ना पड़ेगा। 4 या 5 प्रमेय बस है इस चैप्टर में और यहीं से एक क्वेश्चन आएगा। तो देखो थेल्स प्रमेय का जो विलोम है, थेल्स प्रमेय जानते हैं, यदि किसी एक भुजा के समांतर क्या करते हैं, रेखा खींचते हैं, तो वो रेखा क्या करता है, दोनों त्रिभुजों को समान अनुपात में विभाजित करता है यानी कि डिवाइड करता है। अब उसका विलोम क्या होगा, थेल्स प्रमेय का विलोम, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को क्या कर रहा है, समान अनुपात में विभाजित करता है। कोई भी एक रेखा ले लेंगे, वो क्या कर रहे हैं, एक त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। ये तो थेल्स प्रमेय भी पढ़े हैं, सेम होता है। यहाँ पर चेंज होगा, वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। वह रेखा क्या होगा, तीसरी भुजा के समांतर, ये बताना है। पहले क्या बोल दिया था, डायरेक्ट वो समांतर होता है करके ना, विलोम पढ़ रहे हैं तो विलोम ही आएगा। देखना ध्यान से, समझा देता हूँ पूरा। ये हो गया हमारा चित्र। थेल्स प्रमेय में ऐसी चित्र बनाए थे, ए बी और ये सी। अब यहाँ से हमने क्या किया था, एक रेखा खींचा था ए बी सी, तो इस बार ना पी क्यू ले लो, पी क्यू। अब समझना, हमें क्या बोला है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। कौन सी रेखा कर रही है, पी क्यू रेखा। ए बी सी त्रिभुज को पी क्यू रेखा क्या कर रही है, दो समान अनुपात में विभाजित कर रही है। यानी कि ए पी और एक पी बी, जितना ए पी की दूरी होगा उतना ही पी बी की दूरी होगा, जितना ए क्यू का दूरी बनेगा उतनी ही दूरी क्यू सी का बनेगा। ये बोल रहा है। ये कथन यहाँ तक समझ में आया। तब हमें क्या सिद्ध करना है, वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर। वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर मतलब कौन सी रेखा, पी क्यू रेखा, क्योंकि जो खींचे हैं वही रेखा लेना है। देखो यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को क्या कर रहा है, समानुपात में विभाजित कर रहा है। कौन रेखा कर रहा है समानुपात में विभाजित, पी क्यू, पी क्यू रेखा। तो वह रेखा यानी कि पी क्यू रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। तीसरी भुजा मतलब बी सी, तो पी क्यू क्या होगा, बी सी के समांतर होगा। पी क्यू किसके समांतर होगा, बी सी के। ये सिद्ध करना है, ये समांतर का चिन्ह। अब थेल्स प्रमेय का विलोम कैसे हुआ, ये तो एकदम थेल्स प्रमेय जैसे लगा। थेल्स प्रमेय में हमने क्या सिद्ध किया था, ये हमें पहले से दिया था, दिया था ना, समांतर होता है ऐसे करके। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, ये बोला था। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो समान अनुपात में विभाजित करती है, ये बोला था। अब क्या बोला है, समान अनुपात में विभाजित करती है लेकिन वो समांतर है, ये सिद्ध करना है। दोनों में अंतर समझना, एक दूसरे का विलोम ही है। थेल्स प्रमेय में हमने क्या देखा, इसको समांतर पहले से दे दिया था। क्या दिया था, समांतर दिया था। निकालना क्या था, दो समान अनुपात में विभाजित करती है। दो समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। ये अपने को सिद्ध करना था, दो समान अनुपात में विभाजित करती है। दिया क्या था, रेखा समांतर होती है। इस बार क्या दिया है विलोम में, दो समान अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो निकालना क्या है, ये रेखा क्या है, समांतर है। आया समझ। तो विलोम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब ऐसे मत समझ जाना विलोम को, जो इसमें ए पी बटे पी बी निकाले थे तो बी पी बटे ए पी होगा करके, वो विलोम नहीं होता ना। समझ आया, क्लियर हुआ। चलो अब इधर बनाएं। लेकिन इस बार ना पिछली बार जैसे रचना वचना नहीं करनी पड़ेगी, इसको इससे मिला ऐसे करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या करना है अपने को, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति बोलते हैं ना उसको, इसमें उपपत्ति, उत्पत्ति मत लिखना, उपपत्ति है। क्या करना पड़ेगा, उपपत्ति। समझ आया। देखो अब ये प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, पी क्यू समांतर क्या लिया, बी सी, यानी कि एक रेखा क्या लिया, पी क्यू, जो क्या है बी सी के समांतर है। एक रेखा क्या लिए, पी क्यू, जो बी सी की क्या है, समांतर। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में बोल दिया है समांतर सिद्ध करना है, समांतर है करके बताना नहीं है। मतलब पहले से नहीं बताना है कि ये समांतर है, हमें लास्ट में सिद्ध करना पड़ेगा कि क्या है, वो समांतर है।
तो अब इस कंडीशन में कैसे करेंगे? थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब लिखेंगे कैसे? पी क्यू रेखा हम क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। पी क्यू इस प्रकार है कि देखो पी क्यू इस प्रकार है कि क्या किए? ए पी बटे में पी बी बराबर ए क्यू बटे में क्यू सी। ये आया। हमने पी क्यू को क्या लिया? इस प्रकार लिया है कि ए पी बटे में पी बी है और ए क्यू के बटे में क्यू सी है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो क्या करना पड़ेगा। समान अनुपात में तो विभाजित कर दिया है, लेकिन सीधा क्या करना है? जो पी क्यू समांतर है किसके? बी सी के। लेकिन इसमें साफ साफ बोला है कि हमें पहले से वो उसको समांतर है करके नहीं बताना है, पहले से समांतर है करके नहीं बताना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? जो ये पी क्यू है ना, यहाँ से एक रेखा इस प्रकार खींच देंगे। तो ये पी और इसको नाम कर देंगे क्यू डेस। पी के बाद क्या नाम कर दिए? क्यू डेस। समझ में आया? अब देखो पी क्यू भुजा हम क्या बता रहे हैं? बी सी के समांतर नहीं है, क्योंकि थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ रहे हैं। थेल्स प्रमेय में क्या जानते हैं? बी सी किसके समांतर रहता है? पी क्यू के। लेकिन विलोम में क्या मानकर चलना पड़ेगा? बी सी पी क्यू के समांतर नहीं है, या पी क्यू बी सी के समांतर नहीं है। यह माने कि पी क्यू समांतर नहीं है किसके? बी सी की। ऐसे लिखते हैं ना, समांतर नहीं है को। पी क्यू किसके समांतर नहीं है? बी सी के। तब क्या करना पड़ा? तब एक रेखा अलग से खींचे। एक रेखा क्या खींचे? अलग से खींचे। वो रेखा कौन सी है? पी क्यू डेस। तब मानकर चलना पड़ेगा। तब माना पी क्यू डेस क्या है? बी सी के समांतर है। ये तो लिख दिए। समझ में आया ना? हमें क्या मानना पड़ा? पी क्यू बी सी के समांतर नहीं है, लेकिन ऐसे तो नहीं बनेगा, हमें समांतर रखकर ही सिद्ध करना पड़ता है। तो इसलिए हमने क्या किया? पी क्यू समांतर ना मानकर पी क्यू डेस को समांतर मान लिया। आया समझ? क्योंकि हमें तो बोल दिया गया था पी क्यू समांतर नहीं है, लेकिन ये तो नहीं बोला था पी क्यू डेस समांतर नहीं है करके। तो हमने क्या किया? एक अलग से रेखा मान दिया पी क्यू डेस समांतर नहीं है। ठीक, सॉरी समांतर है। आया? अब यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं? थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। थेल्स प्रमेय से, या लिख सकते हो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। क्या होगा बताओ? अब समांतर कौन सी रेखा हुआ? बीसी के समांतर पी क्यू डेस है। तो जब पी क्यू समांतर था तो ए पी बटे पी बी लिए थे। अब ए पी बटे पी बी वही होगा, क्योंकि पी लाइन तो चेंज नहीं है। और इसमें ए क्यू बटे क्यू सी लेते थे। अब क्या होगा? हाँ, ए क्यू डेस बटे क्यू डेस सी। हाँ मतलब समझ गए। ये समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक आया ना? अब ऐसे करते हैं, इस समीकरण 1 मान दो। इस समीकरण 1 में हम क्या कर देंगे? दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में क्या जोड़ोगे? 1। एक ऐसे करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड। देखो समीकरण 1 और 2 में चेक करो, लेफ्ट वाला बराबर है कि नहीं? ए पी बटे पी बी, ए पी बटे पी बी, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 1 व 2 से ए क्यू बटे में क्यू सी बराबर में ए क्यू डेस बटे में क्यू डेस सी आएगा। अब ऐसे करो, दोनों पक्षों में +1 जोड़ दूं। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर तो ए क्यू बटे क्यू सी, ए क्यू पूरे के बटे में क्यू सी। इसमें हमने क्या किया? 1 जोड़ा। ए क्यू डेस बटे में क्यू डेस सी, इसमें भी क्या किया? 1 जोड़ा। आया समझ में ना? दोनों पक्षों में हमने क्या किया? 1 जोड़ दिया बस है। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा? अपने को तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। ये मिटा दूं क्या? प्रमेय को तो लिख चुके हो ना, मिटा देता हूँ। 4 नंबर वाला ही है।
अरे इसको बस मिटाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 4 नंबर वाला ही है ना, यहाँ से 4 नंबर का ही आता है। रुको, अच्छा उत्पत्ति छोड़ दिए ना, चलो लिख लेना, वैसे भी छोटा सा तो है। देखो ए क्यू प्लस तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, इसका कंसेप्ट अभी समझाया था। प्लस में क्यू सी, पूरे के डिवाइड में क्या आएगा क्यू सी, बराबर इधर क्या बचेगा ए क्यू डेस प्लस में क्यू डेस सी, पूरे के डिवाइड में क्या आएगा क्यू डेस सी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी, ए से क्यू गए फिर क्यू से सी गए, तो हम डायरेक्ट ए से चेक करें तो कहाँ पर पहुँच गए सी पर, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्ट ए से सी, बटे में क्या आएगा क्यू सी हुआ, ए क्यू डेस सी। अरे मैं उल्टा लिख दिया क्या, ठीक तो जा रहा है, ए क्यू डेस बटे में क्यू डेस सी, ये भी क्या बनेगा ए सी, ये भी क्या बनेगा ए सी। अब अच्छा ये वाला बताए थे ना, अब नीचे में क्या है क्यू डेस सी, क्यू डेस सी, ये वाला लाइन आया, समझ आया यहाँ तक? अब नोट करो, इतना मिटाना पड़ेगा। चलो अब यहाँ से क्या करना है देखो, अच्छा हाँ ये निकालिए ना, देखो ए सी अभी इधर ऊपर में है, मैं इधर लाऊं तो गुणा में आएगा, तो मतलब 1/AC बनेगा, तो 1/AC से AC कट जाएगा, यहाँ AC है यहाँ भी AC है, काट सकते हैं क्योंकि इधर आकर इंटू में होगा तब, तो QC बराबर क्या बचेगा क्यू डेस सी, QC बराबर क्या मिलेगा अपने को क्यू डेस सी आएगा। लेकिन QC बराबर क्यू डेस कब होगा, QC बराबर में क्यू डेस सी कब होगा, जब दोनों ही क्या रहे एक ही पॉइंट रहे, एक ही बिंदु। देखो C है दोनों में, तो ये हुआ अपना क्यू डेस सी, और यहीं से ले रहे हैं तो यहीं क्या रहना चाहिए Q भी रहना चाहिए, तो क्या बनेगा Q और क्यू डेस दोनों क्या रहना चाहिए एक ही बिंदु पर होना चाहिए, एक ही बिंदु पर होना चाहिए। अब जब एक ही बिंदु में रहेगा तब PQ समांतर में क्या निकलेगा BC, क्योंकि हमने क्या सिद्ध कर दिया, ये Q और Q डेस दोनों क्या हो रही है एक ही बिंदु से निकल रही है, और एक बिंदु को हमने क्या मान लिया उसको Q मान लिया, तो हुआ इस बिंदु को क्या मान लिया Q, और क्या पता कर लिए Q डेस भी इसी बिंदु पर है, Q डेस भी क्या है इसी बिंदु पर है, तो देख लो निकल गया Q डेस C बराबर हम क्या रख सकते हैं QC। आया समझ आया, क्योंकि दोनों का दोनों पॉइंट हमने क्या मान दिया एक पर ही है, Q भी इसी से निकल रही है और Q डेस भी इसी से निकल रही है, मतलब क्या बन जाएगा AQ बटे में Q डेस C, क्योंकि हमने क्या निकाला था AQ डेस बटे Q डेस C, कहाँ है AQ बटे में Q डेस C, मिटा दी क्या, AQ बटे Q डेस C, AQ डेस बटे Q डेस C निकला था, AQ डेस बटे Q डेस C। अब हमने क्या मान लिया Q और Q डेस एक ही पॉइंट पर है, तो AQ डेस की जगह क्या रख सकते हैं AQ और बटे में Q डेस की जगह QC, तो क्या निकला AQ बटे QC। आया समझ में, क्या निकलेगा AQ बटे में QC, क्योंकि हमने इन दोनों पॉइंट को क्या कर दिया एक मान दिया, तो AQ बटे में QC निकल गया, और वहीं सिद्ध करना था। लेकिन ऐसा तब होता है जब क्या रहे PQ और BC दोनों क्या रहेगा समांतर रहेगा, तभी तो समानुपात बनेगा। अब आया समझ में थेल्स प्रमेय का विलोम, नोट कर लो।